तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 बोले तो टर्निंग फोर्सेस के, बोले तो मूवमेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा लेकर आया हुआ हूँ। ऑलरेडी जो हमने न्यूमेरिकल बेसिकली डिस्कस किए उन न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो रॉड होता था जिसके ऊपर हम बैलेंस करते थे उसको हम मासलेस लेकर कंसिडर करके हम बेसिकली चलते थे। बट अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें वो मासलेस नहीं होने वाला। यस, उसमें वो जो है आपके पास मासलेस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। राइट, तो सर क्या होने वाला है? तो हमें उसमें उसकी जो मास होंगे वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। राइट, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते फटाफट। इसमें कहा जाता है ए फोर्स ऑफ, अच्छा अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल वही मोमेंट्स के ऊपर न्यूमेरिकल है बच्चों वाले, जो कि आपको मैंने पहले करवा दिया था कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स और इनटू में क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। राइट, तो बस यही वाला न्यूमेरिकल में बेसिकली हम फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से यूज़ करेंगे। थोड़ी सी स्पीड स्लो रखता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कहा जाता है ए फोर्स ऑफ 50 डाइन्स। तो ये डाइन वो चौड़ाई डाइन वाला नहीं है, इस बात को पहले समझ लीजिए। ये डाइन है फोर्स की सीजीएस यूनिट, यस सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। राइट, जिसमें हम कहते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता था। राइट, डाइन्स के इक्वल होता था। जिस तरह से आप लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कह देते हैं। सो दिस इज योर SI यूनिट एंड दिस इज योर CGS यूनिट। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे है न्यूटन इज योर SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं, जैसा कि आपके पास 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये डाइन कुछ और नहीं था, फोर्स की CGS यूनिट थी, और ये चीज़ें हमने 9th क्लास में डिस्कस कर रखे थे। राइट, एक FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, एक CGS थे, और एक आपके पास MKS था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है इतना का फोर्स हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं किस पे, एक रिजिड बॉडी पे। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको रिजिड बॉडी समझा दिया गया। राइट, आगे चलिए। सच दैट द perpendicular distance between the fulcrum, yes between the fulcrum and the point of application of force is 75 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी आपके पास CGS में ही गिवन है, तो हमें कन्वर्जन करने की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों ही फोर्स भी और डिस्टेंस भी CGS यूनिट में है। राइट, अगर ऐसा होता एक SI यूनिट में एक CGS में, तो हम दोनों को सेम में लाते, या तो दोनों को CGS में या तो दोनों को ही हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते। तो चलिए टॉर्क को जो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, तो फोर्स हमें बता दिया गया है यहाँ पे 50 डाइन्स गिवन है, और मल्टीप्लाइड बाय में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए फलक्रम की क्या कहानी है, फलक्रम क्या कहता है भाई, तो फलक्रम वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी रॉड को, लेट से मेरे पास ये एक रॉड है, इस रॉड को बैलेंस किया गया है, या फिर जहाँ के अकॉर्डिंग, यस जहाँ के अकॉर्डिंग मैं इसका एक्सिस बना सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ, इधर उधर हिला डुला सकता हूँ। राइट, अच्छा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट में फलक्रम हो, इधर उधर हो सकता है अगर वो जो रॉड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यस, हम कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मास किधर कितना रखा हुआ है। तो अभी हम फिलहाल जो है वो सेंटर पॉइंट में मानकर चल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, और ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं फोर्स को लगा रहा हूँ, तो फोर्स को मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा रहा हूँ ऐसे करके। राइट, पहले भी समझाया मैं जब मैं आप लोगों को टॉर्क समझा रहा था, यस मोमेंट समझा रहा था इस तरीके से। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। अच्छा, यहाँ से एक लाइन बना देते थे तो उसको हम बोलते थे लाइन ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये जो होता था वो ये होता था, उसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम से जानते थे। तो हमें फोर्स बोले तो मूवमेंट, बोले तो टॉर्क, ये वाला टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए या फिर मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत थी, एक फोर्स की और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। एंड वी आर ऑल्सो गिवन 75 सेंटीमीटर एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो द टॉर्क विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं। राइट, 25 के 5 बच गए
2, उसके बाद 5 7 35 और 2 37 और ये क्या आ गया 0। तो इतना 2 सेंटीमीटर में आपके पास आंसर जो है वो निकलने वाला है, क्योंकि न्यूटन मीटर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस गिवन थे वो किस में गिवन थे, CGS। तो आपको आंसर भी CGS यूनिट में ही लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ जाते हैं। अभी स्टार्टिंग के जो 3 न्यूमेरिकल होंगे वो बिल्कुल सिंपल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है हमने लिख रखे हैं। बोले तो टॉर्क के ऊपर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले तो मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए तो इसमें कहा जाता है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, लीजिए फोर्स दे दिया, ये वाला 50 न्यूटन दे दिया आपको, और मल्टीप्लाई में आगे देखते हैं प्रोड्यूसेस या मूवमेंट ऑफ 10 न्यूटन मीटर। ये जो चीज़ है ये क्या है, 10 न्यूटन मीटर का मूवमेंट जो है बोले तो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमसे ऑफकोर्स डिस्टेंस पूछ लेगा भाई, निकाल देंगे। ये मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो 10 न्यूटन मीटर के नीचे आ जाएगा 50 न्यूटन, और इज इक्वल टू डिस्टेंस, न्यूटन से न्यूटन गया, इससे ये चला गया, 1 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मीटर, और ये आ जाएगा डिस्टेंस। तो बोले तो 0.2 मीटर जो है आपके पास वो डिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसको आप 100 से इंटू कर दीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर जो है वो रिजल्ट के तौर पे मिल सकता है अगर आप 100 से इंटू करते हैं तो। अदरवाइज 0.2 मीटर इज़ करेक्ट आंसर। चलिए ऐसा यूनिट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कहा जाता है एक कपल, यस यहाँ पे फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कपल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कपल की जिसमें एक रॉड होता है, यस जिसमें एक रॉड होता है, जिसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला जहाँ पे मैं यहाँ पे फिंगर से पकड़ रखा हूँ। दूसरा 2 पैरेलल फोर्स लगे जाते हैं, एक कुछ इस तरह से, एक इस तरह से और एक ऐसे नीचे की तरफ में। मान लेते हैं ये मेरे पास एक पेन है तो इसको नीचे की तरफ कर दिया मैंने, कुछ इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे पैरेलल फोर्स लगते हैं। ये ऊपर की तरफ लगता है, ये नीचे की तरफ लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये इसको ऊपर लेके जाएगा, ये इसको नीचे लेके आएगा, और इस पूरे को इसको घुमा दिया जाएगा, और इसी को कहा जाता है कपल, राइट। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे हम इस वाले कपल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कपल ऑफ 15 न्यूटन, यस 15 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है किसी भी रिजिड बॉडी पे, सच दैट द आर्म ऑफ द कपल, यस आर्म ऑफ द कपल जो होता था ना, यहाँ पे देखिए मूवमेंट और कपल में बस यही तो फ़र्क है ना, मूवमेंट और कपल में बस यही तो फ़र्क है। जो मूवमेंट होता था उसमें फलक्रम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, बट जो आपका ये है, यस ये है कपल है, कपल में पूरे की लेंथ आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और इसी को कहा जाता है कपल आर्म, राइट। इसको कहा जाता है कपल आर्म, और वो आपके पास यहाँ पे जो है वो गिवन है, और कितना है वो 85 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ कपल। अब की बार कपल की मूवमेंट निकालनी है, नॉर्मल मूवमेंट नहीं निकालनी, कपल की मूवमेंट निकालनी है। तो वही सेम टॉर्क मूवमेंट तो वही है, फोर्स है 15 न्यूटन, और इनटू में आपके पास जो डिस्टेंस है वो 85 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो तो ऐसा यूनिट में है, न्यूटन में है, बट ये जो सेंटीमीटर में गिवन है, यस वो आपके पास CGS यूनिट है। हमें या तो दोनों को CGS यूनिट में रखना है, या तो हमें दोनों को ऐसा यूनिट में रखना है। तो मैं चाहूँगा इस वाले को मीटर में कन्वर्ट कर दो, आप चाहें तो इस वाले को डाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, न्यूटन को डाइन में कर दीजिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है। तो आप इंटू में 10 की बाहर डाइन कर सकते हैं, तब भी सॉल्व कर दीजिए, और उसको 85 रखना पड़ेगा। नहीं तो इसको अगर न्यूटन में रखते हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट वाई इसको 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.85 मीटर हो जाएगा। ठीक है इतनी बात। चलिए तो टॉर्क इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ, नीचे 100 लिखता हूँ, काटापिटी करता हूँ, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 17 या 51 और बटे में 4, और ये आ गया मीटर। इसको डिवाइड करते हैं बात बन जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3.4 28, 0 4 पचे 20, तो 12.75 मीटर जो है वो आपके पास मोमेंट ऑफ कपल निकल कर आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा साउंड कैसा हो रहा है, मोमेंट ऑफ कपल आई है, वहाँ पे भी नज़र जा रही है, लेकिन दिमाग को यहीं रखना है, ध्यान रखना है, दिमाग को यहीं रखना है कि हम मोमेंट ऑफ कपल किस मोमेंट की बात कर रहे हैं और किस कपल की बात कर रहे हैं, राइट।
तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों को 1 2 3 ये 3 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चौथे की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जाता है ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस्ड यस एट 20 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम इट्स जीरो मार्क एट लेफ्ट एंड। ओके, when a force of 100 gram force is suspended at zero, draw and calculate mass of meter scale। yes, जिस क्वेश्चन का हमें बेसब्र से इंतज़ार था वो वाला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। जो मीटर स्केल था हमारे पास पहले, उसे हम मास लेस मानकर चलते थे, है ना। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हमें उस मीटर स्केल का ही मास जो है वो निकालने के लिए कह दिया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मीटर स्केल ले लेना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाएगा यस, उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाएगा कि 0 पॉइंट जो है आपके पास वो यहाँ पे है। उसके बाद कहा जाता है 20 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया गया है। यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ 20 है, ये वाला मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर है ना। ये 20 सेंटीमीटर है आपके पास जहाँ पे बैलेंस किया गया है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक फलक्रम को लगाकर बैलेंस कर दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चे सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से परेशान हो चुके हैं कि सर एक बात बताइए, ये रॉड तो वैसे भी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रॉड होने का मतलब देखिए एक अच्छा एग्जांपल है ये वाला, जो कि एक यूनिफॉर्म रॉड का एग्जांपल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पे आपके पास विड्थ थिकनिंग मिल रही है, सरकमफ्रेंस उतना ही हर पॉइंट पे है। इसमें कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं है। यूनिफॉर्म रॉड है, जितना मास आपको इतने में दिखेगा 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे, उतना ही 1 सेंटीमीटर में मास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है, मतलब हर जगह से सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह से सेम। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। चलिए अब बात आती है कि सर 20 सेंटीमीटर पे इसको हम बैलेंस कर कैसे पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें ना क्वेश्चंस को और आगे थोड़ा सा जाकर समझने की ज़रूरत है, तब जाकर हमें समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे फलक्रम रखता हूँ तो ये तो 100% इधर जाकर गिर जाने वाला है, 100% गिर जाने वाला है, राइट। ऐसे तो ये रहेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमसे क्या कहा जाता है, देखिए आगे बताया गया होगा यहाँ पे एट लेफ्ट एंड व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 ग्राम फोर्स, देखिए लिख दिया ना, इज सस्पेंडेड एट जीरो। मतलब इस जीरो पे आपके पास 100 ग्राम फोर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये जो आपके पास रूलर है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल जो है वो बैलेंस हो चुका है। क्योंकि इधर मास ज़्यादा हो रहा था इसका, है ना, इधर बहुत कम था, 100% इधर गिर जाता। तो यहाँ पे एक वेट लगा दिया 100 ग्राम फोर्स का, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ, जो कि हम कर चुके हैं, है ना, जो कि हम कर चुके हैं, एंड कैलकुलेट द मास ऑफ मीटर स्केल। अब ये आ जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर आप हमें बताइए ये जो मीटर स्केल है उसका मास कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो कंसेप्ट हमने आपको समझाया है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम सेंटर ऑफ मास के नाम से भी जानते थे। यस, सेंटर ऑफ मास के भी नाम से जानते थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर ये एक लॉन्ग बॉडी इस टाइप का रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, और सेंटर ऑफ मास हम किसे कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास हम उस पॉइंट को कहते थे, यस, हम उस पॉइंट को कहते थे जहाँ पे पूरे रॉड का मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक पॉइंट ले लिया कुछ इस तरीके से, तो मैं इस पूरे रॉड को बैलेंस कर सकता हूँ। मतलब मैं 100% इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ पे कहीं पे आने वाला है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, जहाँ पे ये दोनों तरफ से कम्प्लीटली बैलेंस हो जाता है। तो जो टोटल सेंटर ऑफ मास, सॉरी, जो टोटल मास ऑफ मीटर स्केल होता है वो हमेशा सेंटर पे बैलेंस्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें, यस, जब भी हमें मास ऑफ मीटर स्केल निकालने के लिए कहा जाएगा, तब मैं कुछ नहीं इतना मानकर चलूँगा कि पूरे रूलर का जो मास है वो कहीं और नहीं, सेंटर पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है?
सेंटर पे रखा हुआ है। और अगर आपको कुछ इतनी सी चीज़ें समझ में आ गई तो आगे की चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर कहीं यहाँ पे, यस ये 50 वाला पॉइंट है, 50 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पे मान लूँगा कि पूरे बॉडी का जो मास m है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है इतनी बात। लेकिन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमने फुलक्रम को यहाँ पे रख रखा है, तो इधर वाला जितना फोर्स होगा वो और इधर वाला जितना फोर्स होगा वो, यस इधर वाला जितना फोर्स होगा वो और इधर वाला जितना फोर्स होगा वो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और कुछ नहीं है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये जो दोनों होंगे फोर्स, यहाँ वाले और यहाँ वाले, बेसिकली मूवमेंट है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट और इधर का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेट से, तो ये दोनों के दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब 100% है कि यहाँ पे, यस यहाँ पे पूरे रूलर का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ पे मास कुछ ना कुछ होगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट ओनली दैट मास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए, क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। मैं मान लेता हूँ ये वाला क्लॉक वाइज है, कुछ ऐसे जाने वाला है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और ये वाला अगर ऐसे जाता है तो एंटी क्लॉक हो जाता है, तो क्लॉक वाइज मूवमेंट के लिए क्या करूँगा, फोर्स कितना है ये वाला देख लीजिए, ये वाला 100 ग्राम GF है ना, गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, है ना, 100 ग्राम फोर्स है वो। और यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होने वाला है, फोर्स देखिए हमें नहीं पता कितना मास होगा, यहाँ पे कितना फोर्स के जगह पे मास की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक्चुअल में, इसीलिए ठीक है ना, किलोग्राम फोर्स में मेजर करते हैं या फिर सिंपली ग्राम फोर्स में मेजर करते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 20 था, ये वाली चीज़ें कितनी हो जाएगी आपके पास 30 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। यहाँ से आप मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय में 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में 30 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास मास। ठीक है, चलिए उड़ाइए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 0 से 0 और क्या बचा, ये बचा 200 ग्राम फोर्स डिवाइडेड बाय में 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 66.666 आता रहेगा, तो 7 कर दीजिएगा और ये ग्राम फोर्स आ जाएगा। पूरे ही रूलर का आपने मास जो है वो निकाल दिया। यस, पूरे ही रूलर का आपने जो मास है वो निकाल दिया। फिर से समझिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को समझने में जो प्रॉब्लम आती है वो है सेंटर पॉइंट वाला, कि सर आप मुझे एक बात बताइए, पूरे रूलर का मास आपने सेंटर पे कैसे ला दिया। यार यही तो एक मेन कंसेप्ट है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। यही एक मेन कंसेप्ट है। हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास, यस, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड साइज। सिंपल सी बात है, जब मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट करा रहा था उस टाइम पे हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वहीं से तो हम पूरे बॉडी को बैलेंस करते हैं। लाइक ये है मेरे पास रोड है, तो ऐसे करके हम इसको यहाँ से बैलेंस कर रहे थे, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ये बैलेंस नहीं हो पा रहा अभी फ़िलहाल, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, मान लीजिए इस तरह से बैलेंस हो गया है ना। तो वही ये चीज़ है। तो इस पूरे बॉडी का जो मास है वो इस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ये कहने का मतलब है। तो पूरे का मास जब निकालना हो तो सेंटर पे मास ले लो और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। चलिए आगे बढ़ जाएं भाई, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर दूँ, लिखना है तो लिख लीजिए फटाफट। ये रहा, ये शाबाश। चलो भाई चले आगे, 4th हो गया। चलिए अब हम 5th के पास पहुंच जाते हैं। ओके लीजिए, यहाँ पे आ जाता है रेगुलर मीटर स्केल ऑफ मास। अब की बार मीटर स्केल का मास दे दिया 50 ग्राम, एक्चुअल में ग्राम फोर्स होगा वो जब लिखा, ठीक है, 50 ग्राम फोर्स होगा वो, ठीक है ना पूरा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो 50 ग्राम फोर्स के नाम पे दिया जाएगा। इज प्लेस्ड ऑन ए फुलक्रम एट 40 सेंटीमीटर मार्क। यस, 40 सेंटीमीटर मार्क पे। तो फिर से मैं वही वाली सारी कहानी करूँगा, कुछ भी अलग नहीं करूँगा, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ। चलिए, तो यहाँ से मैंने ये बना दिया, मैंने ये दो कैसे आ गए, एक चाहिए अपने को, एक चाहिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे मीटर स्केल बना दिया। अच्छा ये तो पता है ना कि मीटर स्केल होता क्या है भाई। तो मीटर स्केल कुछ नहीं है, वो 100 सेंटीमीटर का एक मीटर स्केल होता है और कुछ नहीं। मीटर स्केल हम उसको कहते हैं जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। कहीं पता चले सारी चीज़ें बता दिया, यहाँ पे मीटर स्केल ही ना पता हो,
ये टेढ़ा कैसे हो रहा है, इसको सीधा कैसे बनाएं, ना लाला ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। चलो मान लेते हैं ये स्ट्रेट है, जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर टिल्टेड है ही है। तो इसमें कहा जाता है 50 ग्राम फोर्स जो मीटर स्केल का पूरे का मास है, 100% जो 50 यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 50 है, तो ये वाला जो 50 है यहीं पे आपके पास 50 ग्राम फोर्स जो है वो पूरे बॉडी का, पूरे रोलर का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सिर्फ इतनी सी बात समझने की ज़रूरत है कि पूरे रोलर के मास का कहने का क्या मतलब है, ठीक है। और आपके पास फलक्रम जो रखा है 40 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से यहाँ पे हम 40 लिख देते हैं और इसको यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फलक्रम रख दिया ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे फलक्रम रख दिया। अब कहा जाता है मार्क 0, ये फोर्स ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 5 सेंटीमीटर मार्क, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कितने का 100 ग्राम एफ का है, 100 ग्राम फोर्स का जो है आपके पास सस्पेंड कर दिया गया है लेफ्ट ऑफ द फलक्रम। बहुत सही। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड लोकेशन ऑफ अ फोर्स ऑफ 80 ग्राम टू बैलेंस द स्केल। अब एक बात बताइए, पूरे का 50 ग्राम है, यहाँ पे 100 ग्राम रख दिया है, तो किस साइड कितने का रखना है अपने को, 80 ग्राम फोर्स का है ना, 80 ग्राम फोर्स अभी तो पढ़ा था यार, कहाँ था, ये रहा। 80 ग्राम फोर्स को हम किधर रखें उसकी लोकेशन बतानी, बेसिकली कितने डिस्टेंस पे, कहाँ से कहाँ कितने डिस्टेंस पे रखें कि हाँ भाई वो जो चीज़ है ये पूरा फलक्रम पे बैलेंस हो जाए। अभी मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, अगर इधर ये वाला जो चीज़ है वो 50 ग्राम है, ठीक है ना, 50 ग्राम फोर्स यहाँ पे है और इस साइड 100 ग्राम फोर्स है और ये वाला यहाँ पे आपके पास कितना है, ये फलक्रम है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो इस साइड ऐसे करके नीचे की तरफ हो सकता है गिर जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इधर क्या आपके पास ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो 100% ये जो 80 ग्राम फोर्स है वो राइट हैंड साइड, इस साइड हमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बोलिए हाँ या नहीं, राइट साइड रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कितने डिस्टेंस पे रखने की ज़रूरत पड़ेगी वो तो मेरे को यार नहीं पता, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इतना दिमाग तो और तुरंत आपको लगाना ही पड़ेगा कि किस साइड, यस किस साइड हमें उस वेट को रखना पड़ेगा, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में किधर ज़्यादा वेट है, उसके ऑपोजिट साइड रख देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। ये नॉर्मल सी बात है ना, नॉर्मल सी बात है। मान लीजिए ये अभी यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंस है, यहाँ पे मैंने रख दिया 40 किलो, अब ये ऐसा हो जाएगा, अब मेरे को इसको बैलेंस करने का इस तरह से, तो 100% मुझे इधर भी रखना पड़ेगा 40 किलो। समझ में आ गई इतनी बात, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो 80 ग्राम फोर्स है वो हम लेफ्ट हैंड साइड, फलक्रम के लेफ्ट हैंड साइड नहीं, कहीं ना कहीं हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। देखिए कितने डिस्टेंस पे रखेंगे वही अपने को बताना है, उसकी लोकेशन बतानी है, तो वो उसकी टेंशन नहीं लेना कितने, हाँ कहीं ना कहीं राइट साइड में रखा जाएगा। अब मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे हमने रख दिया, एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ पे मान लिया कि 80 ग्राम फोर्स जो हमने वो डाल दिया, खत्म बात, मान लिया हमने। वही एक्स तो अपने को निकालना है, बात खत्म, वही एक्स हमें निकालना है। समझ में आ गई इतनी बात, चलिए तो निकाल देते हैं, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे सिंपल वही रहेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भाई, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भाई। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मान लेते हैं, इधर वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये तो 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 था, ये वाला 35 ही रहेगा या नहीं रहेगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। फोर्स कितना है, 100 ग्राम फोर्स है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वही तो है ना, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस कितना है 35 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फलक्रम के इधर कितना वेट है वो देखिए, एक वेट ये है फोर्स का हो गया 50 ग्राम फोर्स, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका 50 ग्राम फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, ये वाला 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बीच में प्लस। अब इस वाले का फोर्स भी लगेगा नीचे एक तरफ कुछ ना कुछ, ये भी लगा रहा है, ये भी कुछ लगा रहा है, ये कितना लगाएगा यहाँ से यहाँ तक 80 ग्राम फोर्स, और इनटू में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अपने को थोड़ी मालूम, यस अपने को थोड़ी मालूम, वही तो अपने को निकालना है। उसको तो हमने एक्स ले लिया है, हम उसके जगह क्या करेंगे एक्स ले लेंगे, उस एक्स को हमें निकालना है और हमारा जो काम है वो बन जाएगा। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और प्लस का 80 ग्राम फोर्स और इंटू में एक्स, ये 500 इधर ले आएंगे तो 3500 में 500 ग्राम फोर्स कम हो जाएगा, कितना बचेगा
माइनस जगह नहीं रखे तो 3000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर बचेगा, और इज इक्वल टू में आ गया आपके पास 80 ग्राम फोर्स और इंटू में एक्स इज द डिस्टेंस। 80 ग्राम फोर्स को डिवाइड में लिया तो तो मेरे पास आ जाएगा 3000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 80 ग्राम फोर्स से कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से काटना ही पड़ेगा इसको, 8 तिया 24 है ना, 8 तिया 24 कितना बचा 6 यहाँ पे लगा देंगे तो 60 बन जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56 कितना बच गया 4 बचा, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 37.5 और ये बच गया हमारे पास सेंटीमीटर में, क्योंकि वो वैसे भी डिस्टेंस था तो वही आना था, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यस डिस्टेंस पे हमें उस 80 ग्राम फोर्स को राइट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा ऑफ द फुलक्रम। फिर से सुन लीजिए, ये जो x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक माना था, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 100% फुलक्रम से 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे राइट साइड पे रखना पड़ेगा, किसको 80 ग्राम फोर्स को। समझ में आ गई इतनी बात। एक तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 40 था, और ये हमने कितना निकाल दिया 37.5, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 77 हो जाएगा ना, 40 से 70 77.5 हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो पोजीशन, ध्यान रखिएगा इनिशियल पोजीशन, जीरो पोजीशन से आप रखेंगे 77.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तब जाकर ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। गॉट इट। चलिए भाई आगे बढ़ जाए, लिख लीजिए अगर लिखना है तो फटाफट, ठीक है। तो देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बोले तो इसमें कहा जाता है ए यूनिफॉर्म वुडन बीम। तो आपके पास इस वाले केस में आपके पास फिगर जो है वो गिवन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये आपके पास फिगर है जिसमें कहा जाता है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये जो वुडन बीम है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये मीटर स्केल नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में से जो अगर बैठ गया तो हटा दीजिए मीटर स्केल की 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर नहीं, अब की बार जो वुडन बीम है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब यहाँ पे 0 80 तक, ठीक है। चलिए आगे कहा जाता है हमसे एंड वेइंग 250 ग्राम फोर्स। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे वुडन बीम जो है उसकी जो वेट है वो 250 है, और क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इसका 100% 250 यस ग्राम फोर्स यहाँ पे सेंटर पे लोकेटेड होगा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें पहले से पता चल गई। आगे कहा जाता है सपोर्टेड ट्रायंगुलर वेज, ये रहा ट्रायंगुलर वेज है जिसको फुलक्रम आप कह सकते हैं, यहाँ पे सपोर्टेड है। अब कहा जाता है कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट एंड टू बैलेंस द बीम। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर वेज लगा रखा है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है इधर, वैसे भी इस पूरे का मास जो 250 है, इधर वेट ज़्यादा है तो 100% इधर चला जाएगा, इधर तो रहेगा नहीं, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो कहा जाता है इसको बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट एंड पे कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वही चीज़ जो है वो हमें निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं बच्चों की तरह, है ना। अब हमें पता ही है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज के लिए ये हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू इसके यहाँ तक, ये वाले यहीं तक लेना, ध्यान रखना क्योंकि टोटल मास यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है आपके पास। 250 ग्राम फोर्स की जगह पे 250 ग्राम फोर्स, और इंटू में डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। चलिए 30 ले लीजिए, यहाँ से क्या निकालना है फोर्स निकालना है, 10 को उधर भेज दीजिए, यह आ जाएगा 250 ग्राम फोर्स और इंटू में 30 सेंटीमीटर और डिवाइडेड में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 0 से 0 चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 दिया 750, 750 ग्राम फोर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा यहाँ पे, यस 750 ग्राम फोर्स यहाँ पे अगर आपने रखा तब जाकर ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा, यस ये हो जाएगा। डिस्टेंस पे मैटर करता है यार, डिस्टेंस कहाँ पे रख रहे हो ना उस पर मैटर करता है, इसीलिए ये जो चीज़ है वो वेट जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंच जाते हैं। इसमें कहा जाता है फिर से वही वाले क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, अब की बार फिर से आपके पास मीटर स्केल दे दिया पहले वाला। बैलेंसेज हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ, कहीं पे नाइफ है बैलेंस कर दिया है एट 58 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, हाई 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 हाई, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 58 सेंटीमीटर है ये वाला, और यहाँ पे एक नाइफ है ये वाला, मान लेता हूँ इसको नाइफ मान दो, इसको हमने नाइफ लिख दिया, ठीक है। इस पर हम बैलेंस कर रखा है ऐसे करके,
है ना, ये रहा मेरे पास क्या, ये मीटर स्केल मान लेते हैं, और ये क्या मेरे पास सच में नाप लिया है मैं, और इस तरीके से 58 पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है टोटल, नो डाउट। यहाँ से यहाँ तक मान लो अगर बैलेंस हो पा रहा है, यहाँ पे बैलेंस हो पा रहा है तो 50 होगा, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 भी तो बढ़ाना है, 58 पे रखना है ऐसे करके। अब यहाँ पे ऐसे इसको बैलेंस करने की कोशिश भी करूँगा, बेशक किस तरह मैं यहाँ पे ग्रिप बना दूँ, फिर भी ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर का वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए 100% इधर भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर हमें देखना है, वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है, और यही चीज़ पूछेगा ये भी, है ना। तो 58 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वेट ऑफ 20 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब चेकआउट कर लेते हैं कि एक साइड से हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, यस, हमें इसको बैलेंस करने के लिए ना एक साइड से 20 ग्राम फोर्स जो हमने वो लगा दिया है एक एंड पे, ठीक है ना। तो हम चेकआउट कर लेते हैं, इसका शायद फिगर जो है गिवन था, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, फिर भी देख लेते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है। ए यूनिफॉर्म मीटर रोल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर पे मार्क, ठीक है। व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, एक एंड पे। अब वो कौन सा एंड होगा सबसे पहले तो वो ध्यान में रखिए, कौन सा एंड हो सकता है। 100% अगर यहाँ पे होती है इधर गिर जा रहा होगा, तो इधर एक एंड पे बोल दिया, अच्छा एंड पे बोल दिया तो 100% यहाँ पे होगा, 20 ग्राम फोर्स जो है वो यहाँ पे रख दिया होगा। अब ये कम्प्लीटली बैलेंस हो चुका है, अब इधर गिर रहा था, अब ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली आकर रुक जाएगा। अब कहा जाता है फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल, मतलब इसका वेट। अच्छा वेट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा? 100% 50 पे, और ये वाला मैं 50 का मान लेता हूँ, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स जो है, जो वेट है वो लग रहा होगा, जिसकी वजह से, यस, इसकी जगह पे वेट लिख देता हूँ मैं, ये जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, फिर से वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा है हमारे पास। तो यहाँ इतना मतलब वेट होगा, और इंटू में डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ का, और वो कितना है आपके पास 20 ग्राम फोर्स, और इंटू में डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक 58 हो गया। टोटल 100 था, ये टोटल 100 था क्योंकि ये मीटर स्केल था, तो ये वाला कितना बच गया 42 ना, क्योंकि 58 और 42 100 होता है, सिंपल, या फिर 100 में इसको उड़ाओ ये बच जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई में 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काट दीजिए 21 बार में, 4 से काट दीजिए इसको 5 बार में, वेट आ जाएगा आपके पास 21 पचे 105 ग्राम फोर्स। तो 105 ग्राम फोर्स जो आपके पास पूरे मीटर स्केल का जो वेट है वो निकल कर आ चुका है ना। कि देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, कहीं कुछ ज़्यादा नहीं था, राइट। देख आपने अगर 4th वाला क्वेश्चन समझ लिया था, यस, अगर आपने 4th वाला क्वेश्चन समझ लिया था ना, तो बस अपना जो काम है वो हो गया, क्योंकि जो 4th वाला क्वेश्चन था बस उसी के कंसेप्ट पर आगे सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे गिवन है, राइट। चलिए अब हम समझ लेते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है ए बॉय ऑफ 20 किलोग्राम फोर्स वेट सिट्स एट वन एंड ऑफ ए 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। अब सीसॉ क्या होता था, याद है ना, वो पार्क वाली, ये कुछ इस तरीके से होता था, इसके फलक्रम यहाँ पे कति बिल्कुल बीचों बीच में लगा था। ये वाला अगर 4 मीटर का है तो 100% यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा, और फिर से यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा, क्योंकि फलक्रम में बिल्कुल सेंटर पे होता है, इधर का वेट इक्वल होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, वेयर शुड अ मैन, अब 20 किलोग्राम का एक एंड पे बैठा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 किलोग्राम फोर्स का एक एंड पे हमने बिठा दिया। वेयर शुड अ मैन ऑफ 40 किलोग्राम वेट शुड सिट टू बैलेंस ए सीसॉ। अब कहा जाता है 40 किलो का अगर कोई है तो अगर यहाँ बैठेगा तब तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि इसको ऊपर उड़ा देगा, इसको थोड़ा सा पास में बैठना पड़ेगा ताकि इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट इक्वल हो जाए और वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यार एक साइड तो 20 का और एक साइड का 40 का रखेंगे तो बैलेंस कैसे हो जाएगा। डिस्टेंस मैटर करता है यहाँ पे, चीज़ों को समझना। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 2 मीटर का होगा और यहाँ पे रख देंगे 40 का, तब तो ये ऊपर उड़ जाएगा, तब तो ये 100% ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर बिठा दूँ, इधर बिठा दूँ, इधर बिठा दूँ, तो ये दोनों बैलेंस भी हो जाएगा। यही तो मोमेंट का खेल है, यही तो फिजिक्स का कमाल है। आइए तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ तो नहीं बैठेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्स डिस्टेंस पे मैं बिठा देता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 40 किलोग्राम का जो है मैंने बिठा दिया। अब आपको ये जो एक्स है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज का करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम क्लॉकवाइज मूवमेंट, 20 किलोग्राम फोर्स और इंटू में 2 मीटर इज़ इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा मेरे पास 40 किलोग्राम फोर्स और इंटू में x मीटर, राइट। चलिए अब हम इसको पता करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से,
तो उसको डिवाइड में ले आते हैं तो ये आ जाएगा 20 किलोग्राम फोर्स मल्टीप्लाई 2 मीटर डिवाइडेड बाय में 40 किलोग्राम फोर्स और इज इक्वल टू एक्स बच जाएगा मेरे पास। चलिए इसको काटापिटी कर देते हैं। किलोग्राम फोर्स से किलोग्राम फोर्स 20 से 1 है 40, 2 बार में 2 से उसको उड़ा दीजिए 1, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। आ गया आपके पास एक्स डिस्टेंस। अब ये जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक था वो चेकआउट कर लीजिए। ये था आपके पास, ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से 1 मीटर, मतलब 100% है कि जहाँ पे फलक्रम है, जहाँ पे मिड पॉइंट है उससे 1 मीटर, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया सॉरी, मीटर, 1 मीटर मतलब यहाँ पे कहीं बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ और यहाँ के बिल्कुल बीचों बीच में 1 मीटर पे यहाँ पे हमें 40 किलो का अगर वेट डाल दो ना तो मज़े से वो बैलेंस होके रह जाएगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू 3 मीटर के डिस्टेंस पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, एक ही बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या कहानी है क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा कमाल वाली बात देखो, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, यस ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का, राइट। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें कहा जाता है ए मीटर रूल इज प्लेस्ड ऑन अ फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट। तो फटाफट हम क्या करते हैं, एक मीटर स्केल फिर से ले लेते हैं और इसके मिड पॉइंट पे बिल्कुल मिड मान लेते हैं, ये मिड पॉइंट है इसका और इसको हमने फलक्रम पे बैलेंस कर दिया है। ये वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर का है ये और यहाँ पे हमने 40 ग्राम फोर्स जो है वो रख दिया है। अब आगे कहा जाता है और 20 ग्राम का एट 90 पे, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 90 का है और यहाँ पे हमने 20 ग्राम फोर्स जो है वो रख दिया है, ठीक है। अब कहा जाता है इज़ द रूल इज इन इक्विलिब्रियम इफ़ नॉट हाउ विल इट टर्न। अब चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे टर्न होगा ये बैलेंस है या नहीं, वो देख चेकआउट करेंगे। तो क्लॉकवाइज का मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिस्टेंस से तो चेकआउट कर लीजिए फोर्स कितना है, क्लॉकवाइज का निकालेंगे तो 40 ग्राम फोर्स और मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 100% 40 होने वाला मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10, ये टोटल मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 40 बचा, 40 मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर में रहेगा, ग्राम 4 सेंटीमीटर रहेगा, 1600 आएगा ना, 1600 ग्राम 4 सेंटीमीटर। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का फिर से डिस्टेंस 40 है, कोई 90 मत लिख देना, ध्यान रखना है। यहाँ से बैलेंस करते हैं तो फोर्स कितना है 20 ग्राम फोर्स और ये कितना 40 सेंटीमीटर, 4 दूनी 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो 100% यहाँ से गारंटी है कि दोनों इक्वल नहीं है और क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये बिल्कुल मस्त ऐसे टिल्ट बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड होगा, है ना, उसी को कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। तो फिलहाल तो ये इक्विलिब्रियम में भाई बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलिए अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखते हैं यार, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो 100% हमें इसको इक्विलिब्रियम में बनाना पड़ेगा। अच्छा ये भी पूछा है हाउ विल इट टर्न, तो कैसे टर्न करेगा, इधर कम है वेट तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से ऐसे उड़ जाएगा क्योंकि इधर वेट ज़्यादा है ना, देख लीजिए इधर का मोमेंट ज़्यादा है तो ये इधर गिरा देगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए इस तरह से मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास वो मूव हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। अब बाद में हमसे कहा जाता है हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय यूजिंग अ वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। तो 100% जो वेट हम एक्स्ट्रा अब डालेंगे वो राइट हैंड साइड पे डालेंगे ताकि ये ऊपर ना जाकर आकर बैलेंस कर दे। अब कितने डिस्टेंस पे डालेंगे यार वो तो देखो मेरे को भी नहीं मालूम। तो मान ले तो मैं एक्स डिस्टेंस पे इस वाले से एक्स डिस्टेंस पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे यहाँ मेरे को भी नहीं कुछ नहीं मालूम किधर रखना है। तो एक्स डिस्टेंस मान लिया और वहाँ पर हमने मान लिया कि 40 ग्राम फोर्स जो है वो डाल देंगे और हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और वहाँ से हम एक्स निकाल देंगे। तो इधर वाला तो वही 1600 ही रहने वाला है, इधर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ग्राम 4 सेंटीमीटर देख लीजिए क्लॉकवाइज मूवमेंट का। अब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज का देख लेते हैं। तो ये वाला तो 4 से रहेगा तो 40 रहेगा, 40 ग्राम फोर्स और इंटू में डिस्टेंस की जगह पे एक्स, बीच में प्लस। इस वाले का हमने निकाल दिया मूवमेंट, अब इस वाले के निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाले, तो इसका निकालेंगे तो 20 ग्राम फोर्स और इंटू में डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना था 40 था, मतलब वही वाली चीज़ है 40 सेंटीमीटर, ये वाली ये जो चीज़ थी ना 800 वही वाला और कुछ नहीं है। अब ये कितना 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर इधर लाऊंगा तो माइनस कर देंगे तो 1600 ग्राम 4 सेंटीमीटर में माइनस हो जाएगा वो 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर इधर आकर और इधर बच गया 40 ग्राम फोर्स और इंटू में एक्स सेंटीमीटर बचेगा। उस वाली चीज़ को बस इधर लाया ये वाला है ना, माइनस कर दिया। इधर कितना बचा 800, इधर कितना बच गया मेरे पास 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू
40 ग्राम फोर्स और इंटू में एक्स, उसको डिवाइड में लिया है, ये आ जाएगा 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में 40 ग्राम फोर्स और इज इक्वल टू में एक्स। अब इसको काटापीटी कर देंगे, है ना, 0 0 गया, 4 से ये कट जाएगा 20 बार में, ये आ जाएगा 20 ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स गया, सेंटीमीटर बचा 100%, क्योंकि एक्स जो था वो डिस्टेंस था तो सेंटीमीटर ही बचना था, तो पहले से अपने को मालूम था। ओके तो अब यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है 20 सेंटीमीटर आया है, मतलब 100% मिड पॉइंट से या फिर बोल सकता है फुलक्रम से 20 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड हम उस 40 ग्राम वेट को रखने वाले हैं पूरे को बैलेंस करने के लिए। और अनदर वे आप यू कैन राइट ऑल्सो फ्रॉम जीरो पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक 50 था, 50 और 20 कितने होगा 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे जीरो इनिशियल पोजीशन से ख़त्म पर। और यहाँ पे आपके पास जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने आपको कराए कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जहाँ पे आपके पास मास लेस नहीं रहता है, कौन, मीटर स्केल। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक के करवाए वाली चीज़ें सारी आपको समझ में आ गए हैं, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।